गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, हमारी यूनिट चल रही थी क्लोथिंग टेक्सटाइल में कपास। कपास का मेरा जो पहला लेक्चर था वो था आपका उसका उद्गम कैसे हुआ और सूती निर्माण का प्रोसेस क्या था। और आज हमारा कपास में दूसरा लेक्चर है। आज हम देखेंगे कि कपास का केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। ठीक, और इसके अलावा जितने भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं कपास से, कॉटन से, आज उसको हम लेकर चलेंगे। ठीक, इतना जब हम कवर कर लेंगे तो इससे जितने भी हमारे क्वेश्चन बनेंगे उसको हम करेंगे। ठीक, तो आइए आज हम देखते हैं कि हमारे कपास की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। जितने इम्पोर्टेंट हैं उतने को भी हम हेडलाइन करते चले हैं ताकि आपको क्वेश्चन करने में कोई असुविधा ना हो। ठीक ना? आज हम देखते हैं कि कपास की को अगर हम कपास के गुण को देखें तो उसको भी दो भाग में बांट दिए हैं। ठीक, पहला जो होता है भौतिक विशेषता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, और दूसरी जो विशेषताएं हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की है। ठीक ना? हम देखेंगे कि दो फिजिकल मतलब क्या होता है, बाह्य स्वरूप उसका कैसा है, उसके आधार पर उसके क्या क्या गुण होते हैं। ठीक ना? और केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है हमारे जितने भी रसायन हैं उनका उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे। पहला ही आपको दिख रहा है भौतिक विशेषता में, पहला ही आपको दिख रहा है कंपोजिशन। कंपोजिशन को अगर हम देखते हैं कॉटन के कि किस किस चीजों को मिलकर वह बना हुआ है, समझ पा रहे हो? तो पहला ही ये समझ लो कि 40 to 90% सेल्यूलोज होता है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, एक सेल्यूलोजिक रेशा के नाम से जानते हैं। ठीक, अगर इतना सेल्यूलोज है आपका, 90% तक सेल्यूलोज है, तो कितना आपका बचा? 10%। 10% में हम देखते हैं कि क्या है, तो 5 to 8% आपका क्या रहता है, वाटर होता है, उसमें जल होता है। ठीक, बाकी जो 2% बचता है वह क्या है, उसमें जितनी हमारे जब हम कॉटन के पॉट को कलेक्ट करते हैं, उसको हम प्रोसेस करते हैं, उसमें ढेर सारी उसमें कुछ न कुछ अशुद्धियाँ देखने को मिलती हैं, तो वही 2% हम मान के चलते हैं कि वो सारी अशुद्धियाँ होती हैं। ठीक, तो 100% अगर हम इसके कंपोजिशन को देखें, ठीक, तो उसमें हम क्या बता देंगे कि 90% यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछता है कि सेल्यूलोज की मात्रा कितनी होती है। ठीक ना? यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछता है कि कपास में सेल्यूलोज की मात्रा कितनी होती है, की मात्रा कितनी होती है। तो कितनी होती है आप दोनों को लेकर बताओगे, 40 to 90%। अगर ऑप्शन में मनी 90% देता है तो हम 90% को लगाएंगे। ओके, तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपको तुरंत मिल जाएगा कि इसमें सेल्यूलोज का परसेंटेज कितना होता है। आराम आराम से समझते चलिए, आराम से पढ़ते चलिए। आप देखोगे कि हमारा जितने भी क्वेश्चन आप करते हो उसी के हिसाब से हम सारे जितने भी लाइनें हैं आपको क्लियर कराए हैं। ठीक, दूसरा है क्या है, सेल्यूलोज का कहीं कहीं आपको फार्मूला पूछता है कि इस सेल्यूलोज जो 90% है उसका फार्मूला क्या है। तो उसका फार्मूला हमारा क्या होता है, C6H10O5। कितना होता है फार्मूला, कार्बन के हमारे जो 6 परमाणु है, हाइड्रोजन के 10 है और ऑक्सीजन के 5 हैं। ये फार्मूला को भी आप देखिएगा, याद कर लीजिएगा। एक और इसमें से पूछता है कि कपास की जो रक्षा करता है, जो कपास को सेफ रखता है, ठीक ना, कपास को जो सेफ रखता है वह किससे वो सेफ रहता है। ठीक ना, तो जो हमारा कपास का जो पौध होता है या जो उसके जो जितने पौधे होते हैं उसमें देखते हो कि एक वैक्स रहता है, मोम रहता है, लिसा पदार्थ रहता है जिसको हम मोम के नाम से जानते हैं। वह क्या करता है कि जब कपास कच्ची अवस्था में होता है तो उसकी वह रक्षा करता है, उसको गलने नहीं देता है। आप कभी भी किसी भी तने को खींच कर देखोगे तो वो क्या करता है, जल्दी निकलता नहीं है।
जल्दी वो क्या करता है, निकलता ही नहीं है। अब उसमें क्या होता है, वही उसकी कोटिंग होती है, उसकी सुरक्षा करता है, उसको गलने से बचाता है। ठीक, इतने क्वेश्चन क्लियर हुए, 3 पॉइंट है, तीनों इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, कंपोजिशन में नेक्स्ट आपका है, पहले हम देख रहे हो कि पहले हम किसको देख रहे हैं, हम भौतिक विशेषता को देख रहे हैं। ठीक, भौतिक विशेषता में पहला हमारा क्या था, कंपोजिशन। दूसरा हमारा क्या है, लंबाई। लंबाई की अगर हम बात करें कि इसकी इस रेशे की लंबाई कितनी होती है, तो पहले ही जान लो कि यह क्या है, यह एक स्टेपल रेशा है। ठीक, या तो इसको आधे इंच से 2.5 इंच तक बोलो, या 0.5 से 0.5 से 2.5 इंच तक लंबाई बोलो। ठीक ना, बात एक ही होती है। तो इसका जो रेशा होता है कितना होता है, आधे इंच से 2.5 इंच तक लंबा होता है। इसकी कैटेगरी को हमने बांट रखा है कि कहीं कहीं यही स्टेपल हमारा जो रेशा होता है, जैसे आइसलैंड का हुआ, वहाँ 4.5 इंच तक का होता है। अभी हम आगे उसको देखेंगे, जो बहुत उच्च कैटेगरी का कपास माना जाता है। लेकिन हमारी नॉर्मल सी अगर बात करें, अगर नॉर्मल चीज को लेकर चलें, तो इसकी लंबाई कितनी होती है, तो हमारा आधे इंच से 0.5 से 0.5 तक होती है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि यह जितने भी हमारा नेचुरल रेशा है, ये सबसे छोटा रेशा होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपको मिल सकता है, समझ रहे हो ना। जितना हम आपको दे रहे हैं, वहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, आगे बना हुआ भी है। ओके, इसलिए एक एक लाइन पर आप फोकस करते चलिए। दूसरा क्या है, व्यास, जिसको हम डायमीटर कहते हैं, जिसको हम माइक्रोन में देखते हैं। ये भी पूछता है कि डायमीटर को हम किस में देखते हैं, तो माइक्रोन में देखते हैं। तो इसका माइक्रोन, इसका व्यास जो होता है कितना होता है, 16 से 20 माइक्रोन होता है। आई बात समझ में। तो यहाँ से भी हमारा क्वेश्चन एक यहाँ से आपको देखने को मिल सकता है, एक यहाँ से देखने को मिल सकता है, और यहाँ से भी कभी कभी आपको संभावित है कि पूछ सकता है। ओके, क्लियर हो रहा है ना। अगर कोई भी किसी को कोई दिक्कत होती है, तो हमें कमेंट के थ्रू बताया करिए, जैसे आप कहोगे हम वैसा आपको देने का प्रयास करेंगे। ओके, बस मेरा यही एक मोटिव रहता है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए और आप क्वेश्चन को करना सीख लो, तो आपको एग्जाम क्लियर करने से कोई रोक ही नहीं सकता है। ठीक, नेक्स्ट आपको देखते हैं लंबाई और व्यास के आधार पर। अभी आपने देखा कि लंबाई और व्यास के आधार पर लंबाई कितनी थी इसकी, 0.5 से 2.5 इंच तक थी ना, और व्यास क्या था, 16 से 20 था। उसके आधार पर भी अगर हम कपास को बांट दें, उसके आधार पर भी हम कपास को लेकर चलें, तो कपास देखो कई प्रकार के होते हैं। जहाँ जहाँ कपास जिस एरिया में पाई जाती है, उसी के आधार पर इसका क्लासिफाई कर दिया गया है। ठीक ना, अभी देख रहे हो कि इंडियन जो कपास होती है, उसकी लंबाई कितनी अभी बताए हैं, 2.5 इंच। ठीक, एक नॉर्मल लंबाई है 2.5 इंच। तो ये हमारे इसका व्यास कितना है, 0.020। ठीक, हम व्यास से ज्यादा यहाँ फोकस करो, यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक, अमेरिकन जो कपास होती है, उसकी देखो जो रेशे की लंबाई होती है 3 इंच की होती है। अगर हम मिस्र की कपास को लें तो 4 इंच की होती है। अगर आइसलैंड की कपास को देखें तो 4 साढ़े 4 की होती है। समझ रहे हो ना। तो इसके आधार पर उस रेशा से जो हमारा वस्त्र का निर्माण होता है, वह बहुत उच्च कैटेगरी का होता है। जैसे भारतीय में भी आप आगे देखोगे, इसको नोट करके हम डाल दिए हैं कि भारत में जो कपास पाई जाती है, वह जो भारत जिसको उगा रहा है, जिसका उत्पादन कर रहा है, उसको हम कस्तूरी कपास के नाम से जानते हैं। ठीक ना, आगे देखो इसके आधार पर कौन कौन से कपास हैं, इसको देखो नोट करके हम डाल दिए हैं कि क्या है। इससे आपको क्लियर हो जाए कि हमारा जहाँ कपास पाया जाता है, वहाँ से कैसे क्वेश्चन बन सकता है। तो देखो, जो समुद्री आइसलैंड अभी देखे ना, जो जहाँ के रेशे की लंबाई 4.5 इंच थी, वहाँ कॉटन को दुनिया में सबसे मूल्यवान, सबसे कॉस्टली कपास यहीं से मिलता है, क्योंकि इसकी लंबाई जो होती है थोड़ी लंबी होती है। तो ये इससे जो वस्त्र का निर्माण होता है, उच्च कैटेगरी का होता है।
ठीक, तो वो जाहिर सी बात है कि वो कॉस्टली होगा। तो अगर क्वेश्चन यहाँ से पूछे तो यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन बन सकता है। विश्व में, यहाँ से भी देखो, विश्व में सबसे उच्च ग्रेड का, नंबर 1 का, ए ग्रेड का जो कॉटन हो मिलता है उसको हम कहते क्या हैं? उसको सुपीमा कहते हैं या पीमा कहते हैं। दोनों ही नाम आपको मिलेगा, कहीं कहीं पीमा दिखाई देगा तो कहीं कहीं सुपीमा दिखाई देगा, जिसको नंबर 1 का ग्रेड मिला हुआ है, ठीक ना। और यह कहाँ से मिलता है? यह जो हमारा सुपीमा कॉटन है यह गॉसिपियम बार्बाडेंस से प्राप्त होता है। ये प्रजाति का नाम है, ठीक ना। यह किसका नाम है? प्रजाति। जो गॉसिपियम बार्बाडेंस है उससे जो हमारा कपास मिलता है वह, और उससे जो कॉटन बनता है उसका नाम होता है पीमा कॉटन या सुपीमा कॉटन, ठीक ना। नेक्स्ट आपका है, ये ध्यान रखिएगा, अभी बताए भी हैं कि जो भारत में उगाई जाती है कपास उसको हम किस नाम से जानते हैं? कस्तूरी कपास के नाम से जानते हैं। इसका आप देखोगे, गूगल पे भी सर्च करोगे तो इसका एक लोगो रहता है, ठीक ना। उसी से पता चलता है कि कस्तूरी कॉटन है। आएगा समझ में? उसी से समझ में आ जाता है कि कस्तूरी कॉटन है। और ये जान लो कि जो कस्तूरी कॉटन है ना, यह हमारे भारत की सबसे बेहतरीन कपास मानी जाती है, ठीक ना। या इस समय सबसे ज्यादा यह प्रचलन में है, ठीक ना। यहाँ से कोई दिक्कत? आप देखे हो, पहले हम कंपोजिशन देखे, ठीक, लंबाई देखे, लंबाई और व्यास के आधार पर वर्गीकरण हम कर दिए कि कौन सा कपास कितने इंच का होता है, कहाँ पे कौन सी कपास पाई जाती है और उससे जितने वस्त्र बनते हैं वहाँ, यह भी आप देख लिए। ओके, फिर आगे चलते हैं। आप देखते हैं कि इसका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर क्या है। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम देखें तो जब हम इसको कपास को सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं, वैसे तो मान लीजिए वो दिखाई नहीं देता क्लियरली, जब इसको हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो ये जो इसका स्ट्रक्चर होता है वह कैसा दिखता है, ये ध्यान रखिएगा कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है, यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछता है कि देखने पर अगर हम सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखें तो हमारा रेशा कैसा दिखता है। तो इस रेशे को दो तरह से दिखाई देता है, एक तो अनुप्रस्थ काट में दिखता है और एक होता है अनुदैर्घ्य काट में दिखता है, ठीक ना। जो अनुप्रस्थ काट में होता है, ये देखो अनुप्रस्थ काट है, ये जो देख रहे हो ना, यह अनुप्रस्थ काट है। अगर हम अनुप्रस्थ काट में देखें तो कैसा दिखता है? या तो सेम के बीज का, यहाँ बीज होना चाहिए, सेम के बीज के आकार, सेम का बीज देखते हो ना, जैसे देखोगे लगभग इसी तरह का वो दिखता है। सेम के बीज का आकार का कह लो या किडनी के आकार का कह लो, किडनी का भी आकार उसी से तुलना की गई है, ठीक ना। तो इस आकार का होता है। इसकी जो पहली परत होती है, ये ध्यान रखिएगा कि पहली जो परत होती है, जो पहला लेयर है, जो ऐसे आपका जो पहला लेयर है, इसको प्राथमिक दीवार के नाम से हम जानते हैं, प्राथमिक दीवार के नाम से जानते हैं। और ठीक इसके जो नीचे आप देख रहे हो ना, ऐसे गोल गोल ऐसे गोल गोल बना हुआ है, उसको हम क्यूटिकल कहते हैं, क्यूटिकल कहते हैं। ओके, और जो बीच का ये जो भाग देख रहे हो ना, ये इसको हम ल्यूमेन कहते हैं, ल्यूमेन कहते हैं। ये तीनों ही इम्पोर्टेंट होता है, ये तीनों से क्वेश्चन बन सकता है, तीनों को समझना चाहिए कि जो हमारा दिखता है, जब हम माइक्रोस्कोप से इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं तो वह किस तरह का दिखता है और इसका पहला भाग क्या है और इसका दूसरा भाग क्या है, इसके अंदर का जो एक लकीर बनी है उसको हम क्या कहते हैं, ठीक ना। तो इसको हम अनुप्रस्थ काट में ऐसे दिखता है। अब हम इसको अगर अनुदैर्घ्य देखें, अनुदैर्घ्य काट देखें तो ये समझ लो, अनुदैर्घ्य काट देखें तो इसको हम लंबवत काट के नाम से भी जानते हैं, ठीक ना, लंबवत, लंबवत भी कहते हैं। अब ये लंबाई में पूछ रहा है, ये तो ऐसे पूछा कि अगर हम ऐसे देखें तो कैसा होगा, लंबाई में अगर हम देखते हैं इसको स्ट्रक्चर को तो कैसा दिखता है। तो या तो इसको कह लो, देखो ये है, या तो इसको कह लो कि यह कैसे दिखता है, मुड़ी हुई नली, अगर हम एक नली को लेकर हल्का सा मोड़े तो इसी तरह दिखेगी, या तो एक रिबन को हम हल्का सा मूव कर दें तो वो गोल गोल घुमा देगा। तो या तो घूमे घूमे रिबन के समान दिखता है
और या तो मुड़ी हुई नली के समान दिखता है। आई बात समझ में? तो ये चीज हमारा दोनों को देखिएगा, यह हमारा कपास का अनुदैर्घ्य काट है और ये हमारा कपास का अनुप्रस्थ काट है। ठीक ना? यहाँ से भी क्वेश्चन आपको दिखता है। ठीक ना? नेक्स्ट हम चलते हैं। आप देखते हैं कि रंग एवं चमक। पहले तो ये समझ लो कि हमारा जो कपास का रेशा होता है इसमें कोई शाइनिंग नहीं होती है। ठीक ना? इसमें कोई लुस्टर कलर अगर हम देखें और लस्टर को देखें, उसका लस्टर देखें, उसकी चमक को देखें, तो ये हमारा क्या होता है, अभी भी देखो कि इसमें कोई भी नेचुरल शाइनिंग नहीं होती है। जब यह अपनी अवस्था कच्ची अवस्था में होता है तो वह कैसे होता है, हल्का ब्राउनिश कह लो या क्रीमी कह लो, क्रीमी कलर में होता है। जब वह पूरी तरह से पक जाता है तब वह पूरी तरह से सफेद रंग का दिखता है। ठीक ना? कच्ची अवस्था में तीन चीज को याद रखो, कच्ची अवस्था में ब्राउनिश या क्रीमी दिखता है, जब वह पूरी तरह से पक जाता है उसका कोया तो वह किस कलर का, बिल्कुल व्हाइट दिखता है। ओके, और इसमें कोई भी नेचुरल शाइनिंग नहीं होती है। नेचुरल शाइनिंग ना होने के कारण सूती वस्त्र पर जब हम फिनिशिंग करते हैं तो मर्सराइजिंग फिनिशिंग करके उसको शाइनिंग लाते हैं। इसलिए कॉटन के वस्त्र पर चमक लाने के लिए मर्सराइजिंग परिचर्या की जाती है। ओके, अब इसमें देखो कि अब ये भी ध्यान देना कि जितने भी नेचुरल रेशा होते हैं अगर ये पूरी तरह से पक जाता है तो जितना व्हाइट होता है उतना व्हाइट कोई रेशा नहीं होता है। इसके जैसे व्हाइट रेशा। चीजों को डीपली पढ़िए, डीपली समझिए, तभी क्वेश्चन को कर पाओगे। ठीक, ये भी ध्यान रखिएगा कि चमक ही नहीं होती जिसके कारण इसके वस्त्र जो बनते हैं वही मटमैले बनते हैं। ठीक ना? नेक्स्ट आपका है प्रत्यास्थता। प्रत्यास्थता का मतलब ही होता है इलास्टिसिटी। इलास्टिक समझते हो, इलास्टिक को देखते हो, रबर को देखते हो, इसी से इसको हम समझ लीजिएगा कि रबर को अगर खींचोगे तो वह अपनी पुनः छोड़ दोगे तो फिर अपनी पुनः अवस्था में आ जाएगा। यही गुण वो खोज रहा है, उसके अंदर है कि नहीं है। तो क्या कपास में ऐसा गुण हो सकता है? बिल्कुल नहीं। कपास के रेशे को अगर खींचोगे तो वो खिंचाएगा ही नहीं, इसीलिए इसमें प्रत्यास्थता का अभाव रहता है। ठीक ना? और जो आकार में यह रहता है उसी आकार में पड़ा रहता है। आप देखते हो कि कॉटन के कपड़े ना तो घटते हैं ना तो बढ़ते हैं, जैसा एज इट इज पड़ा रहता है, जैसा सिलोगे। आएगा समझ में? इसीलिए इसका निश्चित बना रहता है। और ये भी समझ लो कि इसी अभाव के कारण अगर सिलवट पड़ जाती है वस्त्र पे तो वो सिलवट बनी रहती है जब तक उसको आयरन ना करो। समझ रहे हो? इसी के कारण, और इस्त्री करने से ही, प्रेस करने से ही इसके सिलवट को दूर कर सकते हैं। इसमें हमारा क्या पूछता है कि कपास के वस्त्र में प्रत्यास्थता का अभाव रहता है कि प्रभाव रहता है। ठीक ना? तो या तो प्रत्यास्थता को हो या दूसरा जो पॉइंट है रेजिलेंसी, यह दोनों का अभाव कह सकते इसमें रहता है। ना तो इसमें रेजिलेंसी होती है और ना ही इसमें इलास्टिसिटी का गुण पाया जाता है। आगे हम देखेंगे उसको भी। नेक्स्ट आपका देखो, पढ़ रहे हो, क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है ना? एक एक चीज क्लियर हो रही है। नेक्स्ट आपका है मजबूती एवं दृढ़ता। देखते हैं कि यह कितना मजबूत होता है। तो ये समझ लो कि यह सभी प्राकृतिक रेशों में सबसे मजबूत फाइबर है। अगर यह इसको हम डीप करके छोड़ दें, भीग जाता है तो इसकी जो मजबूती होती है 30% बढ़ जाती है। देखो यहाँ से क्वेश्चन आया था इस बार 2000, इसके पहले जो पेपर हुआ था 2021 वाला, तो इसमें ये क्वेश्चन दिया था कि अगर इस अवस्था में अगर कपड़ा भीग जाता है तो उसकी मजबूती कितने % तक बढ़ जाती है। ठीक ना? तो ये भी हमारा क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। और सभी ये प्राकृतिक जितने भी नेचुरल रेसे हैं सबसे मजबूत होता है, और मजबूत तो होता ही है, गीली अवस्था में इसकी मजबूती इतनी बढ़ जाती है। क्लियर? प्रतिस्कंदता, अभी बताया ना, प्रतिस्कंदता, इन दोनों का अभाव। जानते हो
प्रत्यास्थता मतलब होता है खींच के पूर्वा, फिर छोड़ देने पर पूर्वा आकार में आना। प्रतिस्कंदता को दबाने पर, किसी चीज को हम दबाए और छोड़ दिए तो फिर पुनः अपनी अवस्था में आ जाना। समझ रहे हो? तो ये भी क्या होता है, इसका भी सख्त अभाव रहता है। अगर कॉटन के कपड़े को हम दबा दें तो जैसे दबा के छोड़ेंगे वैसे ही पड़ा रहेगा, लेकिन अगर उलेन को दबाओ और छोड़ो तो फिर वो अपनी उसमें प्रतिस्कंदता बहुत अच्छी पाई जाती है, रेजिलेंसी। लेकिन इसमें क्या है, इसमें अभाव पाया जा रहा है दोनों का। इसी के कारण सूती वस्त्रों पर एक बार अगर प्रयोग कर लेते हो और सिकुड़न पड़ जाती है तो फिर सिकुड़न छूटती नहीं है जब तक आप आयरन ना करो। समझ रहे हो ना? तो इसी कारण ना उसमें रेजिलेंसी होती है और ना ही आपका प्रत्यास्थता होता है। अब देखो, शिकन प्रतिरोधकता, क्रीज रेजिस्टेंट किसी क्या होती है, क्रीज कैसे, क्रीज मतलब होता है अगर हम दबा के छोड़ दिए तो वो उसी तरह लाइनिंग जो पड़ जाता है उसको क्रीज कहते हैं, ठीक ना। ऐसे बैठे और उठ गए तो वो सिकुड़न अलग होती है। और क्रीज जो होता है, अगर मान लो आयरन कर रहे हो, अगर ऐसे मान लो आयरन कर रहे हैं, यहाँ पे जो आ जाता है, यहाँ पे एक लाइनिंग बन जाती है, उसको क्रीज कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो क्रीज भी जो क्या होता है, एक बार ही प्रयोग करोगे तो वो पड़ जाती है, और ये दोनों ही क्या होती है, इसके अभाव के कारण ही सिकुड़न पड़ती है, जैसा कि अभी बता दिए हैं। नेक्स्ट आपका है विमितीय स्थायित्व। विमितीय स्थायित्व का मतलब होता है एज इट इज पड़े रहना, ठीक ना। एज इट इज पड़े रहना, जैसा उसको है वैसा ही पड़े रहना, उसमें कोई परिवर्तन ना होना। जैसा कि दे रहा है कि कपास के रेशे में विमितीय स्थायित्व पाया जाता है, क्योंकि इसके रेशे ना तो सिकुड़ते हैं और ना ही बढ़ते हैं, दोनों का गुण इसमें नहीं है। आप देखोगे जैसे कि अगर टेरिकॉट पहनते हो तो पहनते पहनते किनारे क्या होता है, ऐसे ऐसे सिकुड़ जाता है, मुड़ जाता है, जब तक उसको प्रेस ना करो सीधा नहीं होता। लेकिन कॉटन के कपड़े में देखोगे तो ऐसा गुण नहीं होता है, ठीक ना। क्रीज तो पड़ता है, सिकुड़न आती है, लेकिन वो क्या होता है, मुड़ता नहीं है। तो ये वैसे क्या होता है, इसके जैसे ना तो सिकुड़ते हैं और ऐसे ना तो इसको, ऐसा नहीं किसी कपड़े को सिले और पहने तो फैल गया, ऐसा भी नहीं है इसके साथ। तो इसी को हम क्या कहते हैं, डायमेंशनल स्टेबिलिटी। जैसे वो स्टेप है वैसे ही स्टेबल रहेगा। ओके, नेक्स्ट आपका है ताप संवाहकता, हीट कंडक्टिविटी जो होती है। या आप सबको पता है कि कॉटन का जो वस्त्र होता है वह ताप का अच्छा संवाहक होता है, इसीलिए तो इसको गर्मी में हम यूज करते हैं, ठीक ना। और सूती वस्त्र में भी समझ लो कि ताप सहन करने की क्षमता सबसे अधिक होती है। आई बात समझ में? नेक्स्ट आपका है प्रकाश का प्रभाव। प्रकाश का प्रभाव यूं कह लीजिए कि बहुत जल्दी तो नहीं पड़ता, लेकिन अगर पूरे दिन धूप में छोड़ दोगे तो इसके रेशे क्या होते हैं, निर्बल भी पड़ जाते हैं और पीले भी पड़ जाते हैं, ठीक ना। इसलिए इसको बहुत देर तक, बहुत कंटिन्यू, बहुत 4 घंटा 5 घंटा तक इसको धूप में छोड़ना नहीं चाहिए। नेक्स्ट आपका है रगड़ का प्रभाव। रगड़ का प्रभाव नहीं पड़ता है ये तो मान लो, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि इसको लोग क्या करते हैं, गर्म पानी में डाल देते हैं ताकि इसके जितने भी ऑयल वगैरह, गंदगी वगैरह है तो दूर हो जाए। उसके बाद उसको पीटना शुरू कर देते हैं, तो उस पीटने से इसके रेशे जो होते हैं कमजोर पड़ने लगते हैं। वैसे हम अगर रगड़ के धोएं तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। समझ में आ रहा है? जितना भी आप पढ़ रहे हो सारे से क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं और मिलते भी हैं, ठीक ना। नेक्स्ट आपका है ज्वलनशीलता या दाह्यता। ज्वलनशीलता कह लो या जलाने पर ये क्या इफेक्ट डालता है, ठीक ना। जलाने पर क्या, सभी रेशों में अधिक, अभी इसके पहले भी हम बताए कि बहुत सबसे अधिक ताप सहने की क्षमता इसी में होती है। तो जलने पर, इसका मतलब यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बनता है कि यह जलने पर क्या इसके अंदर प्रतिक्रिया होती है। तो जब यह जलता है तो कागज के जलने, जैसे कागज को जलाते हो और आपको एक स्मेल आती है, उसी तरह सूती वस्त्र को भी जलाओगे तो वैसे ही स्मेल आती है। इसकी लौ जो होती है पीली होती है
और राख जो होती है फुरफुरी होती है, ठीक ना। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन दिखता है। क्लीनिंग करते कैसे करते हैं इसको, क्लीन कैसे करते हैं इसको, वॉश कैसे करते हैं। बहुत आसान होता है क्योंकि इसके जो रेशे होते हैं छोटे छोटे होते हैं, खुरदरे होते हैं, तो गंदगी जो होती है ना इसके ऊपरी सतह पर ही बैठ जाती है। तो इसको हल्का सा भी अगर आप धुल दोगे तो ये क्या होता है, बहुत जल्दी साफ हो जाता है। श्रिंकेज ये तो आपको अभी बताए, सिकुड़न वो अलग होता है, श्रिंकेज जो होती है अलग होती है। तो ये क्या होती है, बस शीघ्रता से सिकुड़ जाता है, सिकुड़ जाता है, जरारन करोगे तो तुरंत वो सही भी हो जाता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा इसको बहुत डिटेल में देखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आपका है, यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेगा कि इस रेशे पर कौन प्रभावित करता है, इस रेशे को कौन प्रभावित करता है, कीट प्रभावित करता है कि फफूंद प्रभावित करता है। तो ये आप जान लीजिएगा कि इस कपास के जो रेशे होते हैं, कपास के जो सूती कपड़े जो होते हैं उसको हमारे कीट नहीं प्रभावित करते हैं, कीड़े नहीं लगते हैं, कीड़े नहीं लगते, लेकिन फफूंद बहुत जल्द लगती है क्योंकि उस कपड़े पे जो स्टार्च डाल के रखते हो तो स्टार्च में अगर हल्का सा भी नमी पा जाए तो आप देखते हो ब्लैक 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 कलर के पूरे चित्तीदार कपड़े हो जाते हैं, ठीक ना। तो ये फफूंद से बहुत जल्दी प्रभावित होता है। नेक्स्ट आपका है विद्युत संवाहकता। यहाँ से भी आप देखिएगा क्वेश्चन आपको मिलेगा, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिलेगा, ठीक ना। विद्युत संवाहकता, इसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मतलब होता है कि जब आप कपड़े पहनते हो, कभी कभी आप देखते हो कि टेरिकॉट या जो भी कपड़े आप उलेन वगैरह पहनते हो तो निकालते हो या ओढ़ते हो, चाहे चादर ही उलेन ओढ़ते हो तो ऐसा लगता है कि उसमें से करंट निकल रहा है, ठीक ना। उसी को हम कहते हैं विद्युत संवाहकता। इसमें विद्युत प्रभार उत्पन्न होना, उसको क्या कहते हैं, विद्युत प्रभार उत्पन्न होना। कि उसमें क्या होता है, एक करंट आने लगता है कपड़े में, जब वो दोनों आपस में चिपकता है तो करंट आने लगता है। लेकिन इसमें जो हमारा कपास का कपड़ा होता है या विद्युत का बहुत अच्छा संवाहक होता है, इस पर वो गुण नहीं आता है। कपास के कपड़े अगर हम लें, सूती वस्त्र को पहने तो कभी चिंचिनाहट नहीं होता है उसमें, समझ रहे हो ना। नेक्स्ट आपका है अवशोषकता। एब्जॉर्बेंसी जो इसकी है बहुत अधिक होती है, बहुत जल्दी नमी को अवशोषण क्षमता इसकी अधिक होती है, 7 to 8% यह नमी को तुरंत सोख लेता है। आई बात समझ में। तो ये जितना अभी देखे आप, ये सारे इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज थी, ठीक ना। अब इसके हम केमिकल प्रॉपर्टीज को देखते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत, एनी डाउट, कोई भी डाउट हो तो मुझे तुरंत इन्फॉर्म करिए। नेक्स्ट है आपका केमिकल। अब केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, केमिकल इफेक्ट इस पर कैसे पड़ता है, हमारा जब कॉटन का कपड़ा है तो कैसे प्रभावित होता है। तो ये समझ लीजिएगा कि अम्ल का प्रभाव, ठीक ना, तनु कार्बनिक अम्ल का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है, परंतु रंग क्या होते हैं, खराब हो जाते हैं। देखो तनु का मतलब होता है इसमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है, ये ध्यान रखिएगा, इस एसिड में पानी की मात्रा ज्यादा होती है। और सांद्र का मतलब होता है उसमें पानी की मात्रा कम होती है। तो जिसमें अगर पानी की मात्रा ज्यादा होती है, कम होती है, अगर हम उस अम्ल को डाल देंगे, एसिड को डाल देंगे कॉटन में तो क्या होगा, वह तुरंत नष्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हमारा थोड़ा सा पानी, इतना एसिड डालते हैं और थोड़ा सा पानी डालते हैं तो उसमें क्या होता है, ज्यादा पानी डाल देते हैं तो उस पर बहुत प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट आपका क्षार का जो है ठीक वही चीज है, सांद्र क्षार का प्रभाव पड़ता है क्योंकि इसमें पानी की मात्रा कम है, पानी की मात्रा कम है। इसके निर्बल रेशे, इससे रेशे क्या हो जाते हैं, निर्बल होकर नष्ट हो जाते हैं, लेकिन हल्के क्षार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि अम्ल का क्या प्रभाव पड़ता है और क्षार का क्या प्रभाव पड़ता है। ओके, नेक्स्ट है आपका, क्लियर हो रहा है ना, किसी को कोई डाउट। नेक्स्ट है आपका ब्लीच का प्रभाव। देखते हैं कि कपड़े पर हमारे ब्लीच का क्या प्रभाव पड़ता है, ब्लीचिंग करते हैं जो, ठीक ना।
अब इसमें देखते हैं कि ब्लीच का प्रभाव, तो आप ये समझ लो कि हमारा जो ये कॉटन का कपड़ा है, कोई भी ब्लीच कर सकते हो, किसी भी प्रकार के ब्लीच का प्रयोग कर सकते हो जो ज़्यादा हार्ड ना हो, ठीक ना। सब बार बार अगर लेकिन बार बार अगर सूती वस्त्र यूज करते हो तो पीला और पड़ जाता है, पीले हो जाते हैं, उसके रंग गंदे हो जाते हैं, इसलिए ब्लीच करना जरूरी होता है इसको, ठीक ना। तो कोई भी कर सकते हो, इसमें ऐसा कोई नहीं है। मैं इसमें लेकिन हल्का, इसका जो प्रयोग करोगे ब्लीच का वो हल्का होना चाहिए। पसीना भी दो तरह का होता है, अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, ठीक ना। तो ये भी जो पसीना जो कि होता है उससे क्या होते, देखते हो कि यहाँ के जो कपड़े होते हैं वो पीले पड़ जाते हैं और रेशे भी उससे कमजोर हो जाते हैं पसीने के प्रभाव से। तो पसीना भी इस पर इफेक्ट डालता है क्योंकि कॉटन का कपड़ा है। रंग का प्रभाव, रंग शीघ्रता से नहीं चढ़ते, अगर बहुत जल्दी चढ़ते हैं, हम डाइस का यूज करते हैं तो चढ़ते हैं, तुरंत निकल भी जाते हैं, लेकिन इसके लिए जो हमारा वेट रंग होता है इसका प्रभाव अच्छा होता है हमारे कॉटन के लिए। ओके, अब देखते हैं हम कि कपास का क्या उपयोग होता है। इसके अलावा भी आप ये समझ लीजिएगा कि जितना हम कपास पढ़े हैं, उद्गम कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, वहाँ से लेकर और जितने भी अभी हम पॉइंट नोट कर दिए हैं, इस सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा, तभी आपका कपास क्लियर होगा और कपास से के चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ठीक ना। यहाँ से भी आप देखोगे कि क्वेश्चन पूछता है कि कपास का उपयोग चारा में प्रयोग किया जाता है, तेल में प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। तो आप देखते हो कि कपास का तो जो फाइबर होता है उससे तो हमें वस्त्र पहनते ही पहनते हैं, लेकिन जो इसका सीड होता है, जो इसका बीज होता है, उससे खाने का तेल यूज होता है, खाने में हम जो ऑयल यूज करते हैं, साबुन उससे बनता है, जानवरों के लिए जो खली खाते हैं वो उसमें प्रयोग होता है, इसके छिलके से खाद बनती है, फर्टिलाइज, मतलब वो खाद्य पदार्थ नहीं, फर्टिलाइज जो खेतों में जो पड़ती है वो फर्टिलाइज का यूज करते हैं, कागज बनता है, पटाखे बनते हैं, गोले बारूद इत्यादि बनाए जाते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन था कि इसके बीज, इसका प्रयोग वस्त्र के अलावा किन किन क्षेत्रों में होता है, ठीक ना। तो यहाँ को इसको भी आप देख लीजिएगा, ठीक ना, ये भी आपका बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ से हम देखते हैं कि कपास के बारे में अभी तक आपने जितने पढ़े, कपास के बारे में कुछ क्वेश्चन जो होते हैं बन सकते हैं, बार बार बने भी हैं, ठीक। तो उसको भी हम देख लेते हैं। आप देख रहे हो कि पहला ही हेडलाइन हम किए हुए हैं कि कपास के रेशे एक बार में ही खींचने पर सरलता से टूट जाते हैं, ठीक ना। एक बार अगर इसको खींचने का अगर टेस्ट करते हो तो खींचोगे तो तुरंत ही वह टूट जाते हैं। और धागा अगर टूट जाता है, समझ लो, अगर धागा टूटता है तो कैसा दिखाई देता है, वह फुच्चीदार दिखाई देता है। अगर तोड़ोगे ना तो उसका जो सिरा होता है उसमें से कई धागे ऐसे ऐसे निकल जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको फुच्चीदार कहते हैं। कपास के रेशे किस प्रकृति के होते हैं, कैसा इसका नेचर होता है, तो यह ठंडे प्रकृति के होते हैं, ठीक ना, यह कूल प्रकृति के होते हैं। इसके अलावा इस पर सिकुड़न जो होती है आसानी से पड़ जाती है, समझ रहे हो ना, देख रहे हो ना कि कपास के रेशे एक बार में खींचने पर सरलता से टूटते। इसी तरह ये सारे पॉइंट को आप क्लियर कर लीजिए, एक एक लाइन को हम क्लियर कर दिए हैं ताकि आपका एक भी क्वेश्चन इधर उधर से ना बन पाए और आप ना कर पाओ। इसके अलावा ये भी देखो कि कपास के रेशे क्या होता है, शीघ्रता से आग पकड़ता है। अगर आग के पास ले जाओगे तो बहुत जल्दी ही वह क्या करता है, आग पकड़ लेता है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, ये अभी बताए हैं कि जब जलाने पर इसकी जो गंध होती है, बार बार क्वेश्चन पूछता है, कागज की जैसी होती है और राख कैसी होती है, बिल्कुल हल्की होती है। जैसे कागज को जलाते हो ना, हल्की राख मिलती है फुरफुरी जैसी, वैसे इसकी भी राख मिलती है। नेक्स्ट कह रहा है कि अब जब जलाते हो तो जो लौ होती है
वह ऊपर एक लौ निकलती है, एक नीचे निकलती है। तो जो ऊपर की ओर लौ निकलती है, ठीक ना, वो पीले रंग की होती है, और जो नीचे की ओर लौ निकलती है वह लाल रंग की होती है। अगर बर्निंग टेस्ट करते हो तो, ठीक ना, अगर बर्निंग टेस्ट करते हो तो एक चीज आती है। अगर इंक टेस्ट करते हो तो अगर इंक कपास के वस्त्र पर अगर इंक गिराते हो तो वह फैल जाता है, ठीक ना, फैल जाता है। नेक्स्ट आपका है, कपास का रेशा क्या होता है? अपरिपक्व अवस्था में गोलाकार नली के समान दिखाई देता है। मिच्योर अभी नहीं है, कच्ची अवस्था में किसके समान दिखाई देता है? गोलाकार नली के समान दिखाई देता है। जबकि परिपक्व अवस्था में यही चपटा हो जाता है, खुरदुरा हो जाता है और एक दूसरे के ऊपर बल खाते हुए दिखाई देता है। आई बात समझ में? ये जितने भी पॉइंट आपका है, ये सारे एग्जाम के व्यू से हमने यहाँ पे रखा है, ठीक ना। नेक्स्ट है, देखो ये भी ध्यान रखना कि कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि कपास, इसके पहले भी बताए हैं, यह कई नामों से जाना जाता है। जैसे इसके बीज का बाल कहा जाता है, विश्वव्यापी रेशा कहा जाता है, ठीक ना, गोल्डन फाइबर कहा जाता है, श्वेत सोना कहा जाता है, मानव मित्र रेशा भी कहा जाता है, ठीक ना, इको फ्रेंडली भी कहा जाता है, इसको सेल्यूलोजिक रेशा के नाम से जाना जाता है। व्यवसायिक वर्ग इसे श्वेत सोना के नाम से जानते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन मिलेगा, तो जितने भी हेडलाइन हैं उसको याद कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट आपका है, आप देख ही रहे हो कि इसका पहले भी बताए थे कि इसका मूल उद्गम भारत में है और भारत ही इसका जन्मदाता है। इसका प्रमाण भी कहाँ से मिला? तो कहाँ से मिला? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई से मिला, और सोने चांदी के बर्तन में जितने ही ऐसे किनारे किनारे इसी के से लिपटे हुए पाए गए थे, ठीक ना। नेक्स्ट आपका, ये भी आपको पहले ही बता चुके हैं, ये सारा इसलिए फिर बता रहे हैं कि इसको नोट कर लो, ठीक ना, इसको नोट कर लो। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सारे जो पॉइंट हैं ये मेरे कपास के ही हैं, यहीं से क्वेश्चन बनता है, ठीक ना। इसका उद्भव भी 4000 या 5000, जो भी कह लो, 4000 या 5000 वर्ष पूर्व हो चुका था, ठीक ना। ये दोनों आपको दिखाई देता है, दोनों जगह से क्वेश्चन आपको मिलेगा। कपास, विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक ना। कब मनाया जाता है? 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। पहली बार अगर कहीं काटा गया मशीन से इस फाइबर को, तो वह इंग्लैंड से में काटा गया, और किस सन में? 1730 में काटा गया इसको, ठीक ना। अगर हम एक पॉड को लेते हैं, अगर एक पॉड को हम लेते हैं, फिर एक को तोड़ते हैं, तो उसमें से 1/3 भाग तो इसका कपास निकलता है, जबकि 2/3 भाग, 2/3 भाग इसका सीड्स होता है, ठीक ना, बीज होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपका आ सकता है, ठीक ना। एक काटा गया नहीं, एक काटा गया लिखा हुआ है, काटा गया। मिस्र का कपास उत्तम श्रेणी का होता है। क्यों उत्तम श्रेणी का होता है, ये भी समझ लो। क्योंकि जो वहाँ की जलवायु होती है, जो मिट्टी होती है, काली मिट्टी होती है, क्षारीय मिट्टी होती है, वहाँ उष्णकटिबंधीय क्षेत्र मतलब की है, इसीलिए वहाँ की जो कपास है, आपके कपास की जलवायु जैसा उसको चाहिए वैसी जलवायु है, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ से जो कपास हमको मिलेगा अच्छी कोटि का मिलेगा, उत्तम श्रेणी का मिलेगा। क्लियर है? इतने चीजें आपको क्लियर है। इसके अलावा ये समझ लो कि जितना भी हम पढ़ाए हैं कि या इसके अलावा कपास की जो उत्पत्ति हुई अरेबिक शब्द से लिया गया है, जो कि उत्तम शब्द से बना हुआ है, ठीक ना। इसके अलावा हमको जितना भी आपको पढ़ाए हैं उसी के इर्द गिर्द क्वेश्चन घूमेगा। इसमें पहले बात याद रखिएगा कि इसकी विशेषता, प्रोडक्शन और इसका प्रोसेस, ठीक ना, यही आपका मेन है। इसी से आपको क्वेश्चन इधर उधर से आता है। और यकीन मानिए कि जो चैप्टर, जो कॉन्सेप्ट हम यहाँ से पढ़ाएंगे, अगर क्लियर कर लिए तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने से कोई रोक नहीं सकता है। आप देखिएगा कि कल इससे जितने भी हम क्वेश्चन लेकर आएंगे, कितने क्वेश्चन बने हैं और कितने इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपके। उसमें आपके नेट के भी क्वेश्चन हम डालेंगे, ERT के भी डालेंगे, TGT PGT के भी देंगे आपको, और सबको हम गारंटी दे सकते हैं कि आप सॉल्व कर लोगे अगर विधिवत इसको पढ़ लिए होगे तो।
समझ रहे हो? अगर नहीं पढ़ोगे तो इसका कोई फार्मूला नहीं बना है कि प्रैक्टिस सेट सॉल्व करके आप अच्छे नंबर ला सकते हो। ये हो ही नहीं सकता है। जब तक कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं करोगे तब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हो। ठीक ना? तो इसलिए आप एक एक चीज़ों को पढ़ते रहिए। इसके अलावा कोई चीज़ छूट जाती है उसको आप नोट कर लीजिए, कमेंट के थ्रू बता दिया करिए, उसको भी हम सॉल्व कराने का प्रयास करेंगे। और कल मिलते हैं आपको आपके 30 क्वेश्चन को लेकर, और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हम लाए हैं जो आपको कराएंगे। थैंक यू।